हेलो एवरीवन। सो वी आर स्टडिंग फ्रिक्शन और फ्रिक्शन के चीज़ों को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। और आज अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें क्या था बेटा, सिंगल बॉडी लेता था, है ना, सिंगल ब्लॉक लेता था और उसी को हमने अभी तक एनालाइज किया। अब अगर मल्टीपल ब्लॉक्स होंगे तो उनके बीच में कैसा फ्रिक्शन लगेगा, उन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। एनालिसिस ऑफ फ्रिक्शन, एनालिसिस ऑफ friction force between two objects in contact। ठीक है, एनालिसिस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टैक्ट। ओके, तो चलो देखते हैं क्या क्या होता है। तो मान लो बच्चे, ये एक सरफेस है और उस सरफेस के ऊपर हमने एक ब्लॉक लगाया, ब्लॉक रखा, और उसके ऊपर हमने एक और ब्लॉक रखा। ठीक है, इस तरीके से। और मान लो इस ब्लॉक का मास क्या है, m1 है, और इस ब्लॉक का मास क्या है, m2। ठीक है, इस तरीके से। अब बच्चे मान लो एनालिसिस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स निकाल रहे हैं। यहाँ पर हमने माना है कि इसके बीच में, यानी जो सरफेस है, सरफेस वो कैसा है, स्मूथ है। तो सरफेस स्मूथ है बेटा, तो यहाँ फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, ओनली बिटवीन दिस। तो ये मान लो क्या है, म्यू है। आगे मेरी बात समझ में, ये क्या है, म्यू है। इसका कोफिशिएंट क्या है, म्यू। अब बच्चे समझो, अब अपने को पता करना है कि इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में, है ना, इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, फ्रिक्शन लगेगा या नहीं लगेगा, कैसे एनालिसिस करोगे, कैसे एनालाइज करोगे। ठीक है, तो इसके लिए अपने को क्या सोचना है, सबसे पहले मैंने देखो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लगाया है, नहीं दिखाया है। तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, या तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा, या तो इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा होगा। तो इस तरीके से कोई ना कोई फोर्स गिवन रहेगा। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में, या हो सकता है दोनों पर फोर्स दिया रहेगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको क्या पता करना है कि इसके बीच में फ्रिक्शन लग रहा है या नहीं लग रहा है, और लग रहा है तो कितना लग रहा है, ये दो बातें पता करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको ये भूल जाना है कि यहां पर फ्रिक्शन लगाना है कि नहीं लगाना। फ्रिक्शन इग्नोर कर दो, इनिशियली आप फ्रिक्शन को क्या कर लो, इग्नोर कर लो। ठीक है, तो मेंटली है ना, दिमाग में अपने को क्या करना है, एलिमिनेट कर देना है। मेंटली एलिमिनेट दी फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन दी ब्लॉक्स एंड फाइंड इंडिविजुअल एक्सेलरेशन। ऐसा करके, है ना, एक फ्रिक्शन को इग्नोर करते हुए अलग अलग बॉडी का एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लो। सिर्फ फ्रिक्शन को इग्नोर करेंगे, बाकी जो भी फोर्सेस लग रहे होंगे उसको रखना है, और उन फोर्सेस के बेसिस पर देखना है कि इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा, इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, तो मान लो एक बॉडी का, लेट m1 का क्या हुआ बेटा, a1, एंड m2 का क्या हुआ, a2 आर इंडिविजुअल एक्सेलरेशंस। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब बेटे आपको क्या देखना है, इफ a1 इक्वल्स टू a2 हो गया। ठीक है, अगर ऐसा दिख गया आपको कि a1 और a2 आपस में क्या है, बराबर है, दोनों का एक्सेलरेशन सपोज बराबर है, इफ a1 इक्वल्स टू a2, देन both the blocks will move together with। ठीक है बेटे, अगर a1 और a2 बराबर हो गया तो दोनों ब्लॉक्स क्या होंगे, एक साथ मूव करेंगे। देन बोथ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। ठीक है, both the blocks will move together with the same acceleration। ओके, आगे मेरी बात समझ में।
तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, दोनों के बीच में टेंडेंसी जो है रिलेटिव स्लाइडिंग की नहीं होगी, तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा, ठीक है। इन दिस कंडीशन there will not be tendency of sliding of one block over the other, ठीक है। therefore friction is 0, ठीक है। तो बेटे जब इन दोनों ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करना ही नहीं चाहता, ठीक है, एक के ऊपर दूसरा स्लाइड ही नहीं करना चाहता, तो इनके बीच में फ्रिक्शन लगेगा नहीं, और ये पहले से स्मूथ है तो यहां भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा, तो इस सिस्टम में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। तो सिचुएशन क्या है बेटा, आपको फ्रिक्शन को इग्नोर करके बाकी सारे फोर्सेस को रखते हुए इंडिविजुअल एक्सेलरेशन पता कर लेना है, और उस इंडिविजुअल एक्सेलरेशन को कंपेयर करके देखना है क्या दोनों एक्सेलरेशन सेम है। अगर दो मैग्नीट्यूड वाइज भी और डायरेक्शन वाइज भी अगर दोनों एक्सेलरेशन सेम है, तो ये इस बात की प्रूफ है कि जो उनके बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग की टेंडेंसी नहीं है, रिलेटिव मोशन करने की टेंडेंसी नहीं है, इसलिए उसके बीच में फ्रिक्शन नहीं लगेगा, ठीक है। और पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो सेम एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा। तो ये एक कंडीशन हुआ। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम ना आए, ठीक है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम ना आए, तब क्या करेंगे, तो सी सेकेंड टेंडेंसी इज इफ A1 नॉट इक्वल्स टू A2, ठीक है। इफ A1 नॉट इक्वल टू A2 ऐसा हुआ तो क्या करेंगे अपन, ऐसा हुआ तो बोथ ब्लॉक्स विल मूव, ठीक है बेटे। इफ A1 नॉट इक्वल्स टू A2 बोथ ब्लॉक्स विल मूव सेपरेटली, बोथ ब्लॉक्स विल मूव विथ different accelerations and friction now will exist between the blocks, ठीक है। अब क्या होगा, उन ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है, अब उनके बीच में फ्रिक्शन लगेगा। तो हमने दोनों ही सिचुएशन देख लिया कि किसमें फ्रिक्शन लगेगा और किसमें नहीं लगेगा। तो ये तो रही थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम इसको प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एक एग्जांपल देखना पड़ेगा। चलो देखते हैं एक एग्जांपल, ठीक है, फिर समझेंगे, ओके, फिर हम इसको बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। एग्जांपल नंबर 1, सी दिस एग्जांपल, ठीक है बच्चे। क्या कह रहा है, टू ब्लॉक्स M1 एंड M2, मैं पिक्चर के फॉर्म में ही बनाता हूं बेटा, ठीक है। दो ब्लॉक्स हैं, एक का मास M2 है, इसके ऊपर जो ब्लॉक रखा हुआ है इसका मास M1 है, इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया है F1, इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया है F2, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में, और क्या बोला गया है बेटा, देयर इज नो रिलेटिव स्लाइडिंग बिटवीन द ब्लॉक्स एंड द ग्राउंड इज स्मूथ, ये जो है वो स्मूथ है, दिस इज स्मूथ, ओके। आपसे पूछता है मेक नेसेसरी अजम्पशंस एंड डिस्कस द डिफरेंट केसेस, फाइंड द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स, इनके बीच में ब्लॉक्स के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा वो आपको पता करना है, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा वो पता करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, समझो बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, सिचुएशन ढूंढना है, केस ढूंढना है कि कौन सा केस में आ रहा है, A1 बराबर A2 वाला केस आ रहा है या A1 नॉट इक्वल टू A2 वाला केस आ रहा है, इसको ढूंढना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने क्या बोला था बेटा, फ्रिक्शन भूल जाओ। अभी देखो इस पर सिर्फ अकेला M1 पर अगर मैं देखूं तो अकेला M1 पर क्या फोर्स लग रहा है बेटा, ओनली दिस वन F1 है ना, यहाँ पर फ्रिक्शन हमने नहीं लिया, इसका मास कितना है M1, तो बताओ बेटा देयरफॉर A1 कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास, तो F1 बाय M1। सिमिलरली दूसरे ब्लॉक को देखो M2, उसमें इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है F2, तो इस डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन होगा A2, F2 बाय M2। बताओ ये दोनों क्या सेम दिख रहा है, F1 डिफरेंट है, M1 डिफरेंट है, F2 डिफरेंट है, M2 डिफरेंट है, तो ये दोनों क्या है, डिफरेंट है, A1 और A2 क्या है, डिफरेंट है। आ गई मेरी बात समझ में,
तो A1 नॉट इक्वल टू A2 वाला केस है। जब A1 नॉट इक्वल टू A2 होता है बेटा, ठीक है, जब A1 नॉट इक्वल टू A2 होता है तो फिर क्या होगा, ठीक है, समझते हैं। F1 और F2, हाँ मैंने क्या बोला आपको, अच्छा एक थोड़ा सा आई थिंक पीछे मैंने क्या पॉइंट लिखा है बेटे, मैंने लिखा है कि अगर F1 और F2 अलग अलग होगा तो दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा, नहीं। और क्वेश्चन में एक बात बोला है, ठीक है, क्वेश्चन ने एक और बात बोला है कि two blocks M1 and M2 are acted upon by the forces F1 and F2 as shown. If there is no sliding between the blocks and the ground is smooth, find the friction between the blocks, make necessary assumptions. क्या बोल रहा है बेटा, if there is no relative sliding between the blocks, तो blocks के बीच में कोई relative sliding नहीं है ना, क्वेश्चन में ये भी मेंशन है, there is no relative sliding between blocks। इस बात से क्या पता चलता है बेटा, अगर दोनों के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं है और फोर्स भी लग रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों के दोनों एक साथ चल रहे हैं, है ना, दोनों के दोनों क्या हो रहा है, एक साथ चल रहे हैं। एक साथ चलेंगे बेटा तो ये एक इनका कॉमन एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है, तो दे विल मूव विथ अ कॉमन एक्सेलरेशन, है ना बेटे, दे विल मूव विथ अ कॉमन एक्सेलरेशन। अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने बोला कि इसका एक्सेलरेशन अलग है, इसका एक्सेलरेशन अलग है, और फिर आप बोल रहे हो कि दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन है, ठीक है। ये कब की कहानी थी, ये सिर्फ चेक करने के लिए है ना, ये सिर्फ चेक करने के लिए है कि उसके बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग होगा या नहीं हो, मतलब टेंडेंसी है या नहीं है, होगा नहीं होगा ये तो अलग बात है, लेकिन टेंडेंसी है कि नहीं है, ठीक है। तो ये इस चीज को चेक करने में हेल्प करता है कि टेंडेंसी है या नहीं है। इस समय हम क्या करते हैं, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स की बात करते हैं और फ्रिक्शन को इग्नोर करते हैं। तो वैसा करके आपने देखा कि A1 और A2 इक्वल नहीं है, इसका मतलब स्लाइडिंग की टेंडेंसी है, और स्लाइडिंग की टेंडेंसी है तो वहां फ्रिक्शन आएगा, ठीक है, और वो फ्रिक्शन कितना होगा इस चीज को हमको देखना है, ठीक है। बट चूंकि सरफेस स्मूथ है और बोलते हैं कि देयर इज नो रिलेटिव, सरफेस स्मूथ है बेटा तो फोर्स लगाओगे तो मूव तो होगा ही होगा, है ना। अब दोनों के दोनों ब्लॉक क्या हो रहे हैं, एक दूसरे पर स्लाइड नहीं कर रहे, इसका मतलब दोनों एक साथ चल रहे हैं, है ना, दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो इसके पास एक कॉमन एक्सेलरेशन है। ओके, तो अब समझो क्या करना है। जो ऊपर वाला ब्लॉक है M1, ठीक है, जो ऊपर वाला ब्लॉक है M1, उस पर क्या लग रहा है बेटा, इस तरफ हमने लगाया F1, तो इसकी टेंडेंसी किधर जाने की होगी, इस तरफ, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा सोचो, तो फ्रिक्शन इसके अपोजिट में लगेगा बेटे, है ना, फ्रिक्शन इसके अपोजिट में लगेगा, और जाना किधर है इसको, इधर, कितने एक्सेलरेशन के साथ, A एक्सेलरेशन के साथ। तो बताओ क्या आप इसके लिए इक्वेशन लिख सकते हो, फोर्स इक्वेशन, यस, ये वाला बड़ा होगा, ये वाला छोटा होगा, नेट फोर्स क्या होगा बेटा, F1 माइनस F इक्वल्स टू क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन, M1 इनटू A, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली सेकंड ब्लॉक का बनाओ बेटा, सेकंड ब्लॉक का, अब देखो चूंकि इस पर, है ना, इस पर फ्रिक्शन इधर लगा बेटा, तो इसके रिएक्शन के तौर पर इस ब्लॉक पर किधर लगेगा बेटा, दिस साइड, है ना, तो जो सेकंड ब्लॉक है उस पर इतना ही एक फ्रिक्शन इस साइड लग जाएगा, साथ में एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है F2 और मास है इसका M2, और इसको भी जाना है इधर सेम एक्सेलरेशन A। तो बताओ इसके लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो F2 प्लस F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, M2 इंटू A, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो बच्चे फिर से मैं एक बार आपको क्लैरिफाई कर देता हूं, पहले आपको क्या करना है, फ्रिक्शन फोर्स को इग्नोर करके बाकी जो फोर्सेस हैं उसके बेसिस पर आप ये देखो कि दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, फिर ये कंपेयर करो कि दोनों एक्सेलरेशन इक्वल है या अनइक्वल है। अगर इक्वल हुआ, ठीक है, अगर इक्वल हुआ तो उसके बीच में फ्रिक्शन ही नहीं लगेगा, और अगर अनइक्वल हुआ तो उनके बीच में फ्रिक्शन लगेगा। अब फ्रिक्शन लगेगा तब आप फ्रिक्शन लगाओगे, फ्रिक्शन लगा करके फिर देखोगे, और ये इसके बीच में बोल दिया है, क्वेश्चन में ही बोला है कि देयर इज नो रिलेटिव स्लाइडिंग बिटवीन देम, ठीक है, इनके बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं है, दैट मींस कि बोथ आर मूविंग टुगेदर, है ना, दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। जब दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं तो ओवरऑल एक्सेलरेशन दोनों का क्या होगा, सेम होगा, तो हमने एक कॉमन एक्सेलरेशन मान लिया। तो अब इस ब्लॉक पर अगर मैं F1 फोर्स इधर लगाऊंगा फ्रिक्शन अपोजिट में लगेगा, इस ब्लॉक पर उसके रिएक्शन के
तौर पर इस पर अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, प्लस इस पर एक्सटर्नल फोर्स F2 है, मास M2 है, यहाँ पर स्मूथ है तो इधर कोई फ्रिक्शन लग नहीं रहा है। मैंने दोनों बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, इक्वेशंस लिखा, तो हमारे पास दो इक्वेशन आए। वी विल सॉल्व दिस टू इक्वेशंस एंड वी विल फाइंड F यानी फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो हाउ टू फाइंड दिस फ्रिक्शन फोर्स, सॉल्व दिस। तो बेटे दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1/2 कर दूं तो हो जाएगा हमारा F1 माइनस F इक्वल्स टू M1A अपॉन F2 प्लस F बराबर M2A। दिस A गेट्स कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन M2 F1 माइनस M2 F इज इक्वल्स टू M1 F2 प्लस M1 F। ठीक है, ऐसा हो गया बेटे। तो ये हो जाएगा M2 F1 माइनस M1 F2 इक्वल्स टू M1 प्लस M2 इंटू F। F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, M2 F1 माइनस M1 F2 बाय M1 प्लस M2। तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कितना निकल के आ रहा है, इतना निकल के आ रहा है ना बच्चे। उनके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है इतना निकल करके आ रहा है। अब आपके दिमाग में एक और सवाल उठेगा, सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप ऐसे क्यों नहीं निकाले, है ना, कि सर इसने इधर लगाया mg m1g, इसके ऊपर नॉर्मल लगा n, तो हमको पता है सर F बराबर क्या होता है, म्यू इंटू नॉर्मल होता है, यानी म्यू इंटू M1 इंटू जी होता है। इतना क्यों नहीं निकाला आपने, ऐसे कैसे निकाला। तो बेटे इसका आंसर ये है कि ये कौन सा फ्रिक्शन है बेटे, ये एक मैक्सिमम फ्रिक्शन है। दिस इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन, है ना, मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसको आप कहा करते थे। ठीक है, तो हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन लगाने की जरूरत पड़ती है क्या हमें, नहीं, हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको पता है इसकी वैल्यू 0 से लेकर के μs इंटू नॉर्मल तक कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको μs की वैल्यू नहीं गिवन थी, और हमें ये भी नहीं पता कि मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा या नहीं लगेगा, लिमिटिंग कंडीशन है या नहीं है। तो हमें एक जनरल मान करके इसे सॉल्व करना पड़ा, है कि नहीं, क्लियर है। तो क्यों हमने ऐसा नहीं किया वो भी आपको समझ आया। ओके, तो दिस एग्जांपल इज क्लियर। चलो आगे बढ़ेंगे और वैरायटी देखेंगे। फ्रिक्शन के जो टॉपिक है बेटा ये बहुत ही प्रैक्टिस करने लायक टॉपिक है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आप में क्लैरिटी आएगी, वरना कंफ्यूजन रहेगा ही रहेगा इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। दिस टाइम क्या कह रहा है कि एक ऐसा इंक्लाइन प्लेन है, एंगल थीटा है, एक ब्लॉक है M2, दिस ब्लॉक इज M2 एंड इसके ऊपर एक ब्लॉक है M1, ऐसा। ओके, तो बोल रहा है बेटे कि ब्लॉक M2 इज लोडेड ऑन ब्लॉक M1 if there is no relative sliding between the blocks and the inclined plane is smooth, find the friction force between the blocks के बीच का फ्रिक्शन पूछ रहा है। ये क्या है बेटा, स्मूथ है, नीचे वाला जो सरफेस है वो स्मूथ है ना, इनके बीच का फ्रिक्शन पूछ रहा है। तो हाउ टू डू दिस, तो मैंने जैसा कि बोला बेटा अभी आप पहले, है ना, क्या बोला है हमने थ्योरी में आपको कि पहले आप फ्रिक्शन को भूल जाओ, बाकी फोर्सेस देखो। फ्रिक्शन के भूलने के बाद दूसरा कौन सा फोर्स बचता है बेटा, दैट इज नॉर्मल फोर्स, है ना बेटे। तो इसको देखो, ये क्या करेगा, नीचे लगाएगा M1G, आपको पता है ये नॉर्मल होता है, और ये वाला एंगल क्या होता है, ये वाला एंगल क्या होता है बेटा, थीटा। तो आपको पता है इसका एक कंपोनेंट टूटेगा इधर, क्या, M1G cos थीटा, और इधर क्या आएगा बेटा, M1G sin थीटा। ठीक है, ऐसा। तो आप सोचो बेटा जो M1 ब्लॉक है उस पर इकलौता फोर्स यही लग रहा है, M1G sin थीटा, है ना। तो बताओ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इसका, A1 इक्वल्स टू M1G sin थीटा, फोर्स हो गया, अपॉन मास क्या है M1, तो देखो क्या आ रहा है, G sin थीटा। So its acceleration is g sin theta. Similarly M2 के पास आओ और M2 की बातें करते हैं। M2 भी क्या करेगा बेटा, नीचे लगाएगा M2G, ये एंगल इसके लिए भी हो जाएगा थीटा, इसके भी कंपोनेंट टूटेंगे, इधर आएगा M2G cos थीटा और इधर आएगा M2G sin थीटा, है ना। तो इस वाले ब्लॉक पर भी जो सेकेंड ब्लॉक है उस पर भी क्या हो रहा है बेटे, इस तरफ लग रहा है M2G sin थीटा। ठीक है, तो बताओ इस तरफ का जो एक्सेलरेशन हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, फोर्स है M2G sin थीटा, है ना, इकलौता वेट ही तो फोर्स के रूप में लग रहा है, अपॉन M2 कैंसिल G sin थीटा। तो देखो ये आ गया बेटा A2 इक्वल्स टू G sin थीटा। तो इसका भी इस तरफ
एक्सेलरेशन है जी साइन थीटा और इसका भी इस तरफ एक्सेलरेशन है जी साइन थीटा। दैट मींस कि दोनों का एक्सेलरेशन क्या है बेटे, सेम है ना, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। तो ये कौन से केस में आया, फर्स्ट केस में आया व्हेन a1 इक्वल्स टू a2। जब a1 इक्वल्स टू a2 हो जाता है तो उनका एक दूसरे के ऊपर रिलेटिव स्लाइडिंग की टेंडेंसी ही नहीं होती। जब रिलेटिव स्लाइडिंग की टेंडेंसी ही नहीं है तो उसके बीच में फ्रिक्शन कैसे लगेगा, है ना, तो उसके बीच में फ्रिक्शन नहीं लगता बेटे। आगे मेरी बात समझ में क्लियर है? सो यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा उनके बीच में। क्लियर? तो देखो हमने दोनों केसेस डिस्कस किए, है ना, जब a1 इक्वल्स टू a2 हुआ तो भी डिस्कस किया, जब a1 नॉट इक्वल टू a2 था तो भी डिस्कस किया। ठीक है, in this case answer will be 0. नेक्स्ट, बहुत अच्छा एग्जाम्पल बेटा, ध्यान से देखें। एग्जाम्पल बोल रहा है बच्चे, अगेन एक ये है, एक ब्लॉक है कैपिटल M और एक ब्लॉक है स्मॉल m। ठीक है, बोल रहा है कि देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन ग्राउंड एंड ये दोनों ब्लॉक के बीच में कुछ नहीं है, यानी स्मूथ है। और इसके बीच में है, इसके बीच में क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस है और काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के है। ठीक है, और बोलता है कि यहां पर हमने एक फोर्स लगाया है कैपिटल F। ठीक है, बोलते हैं कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ F। क्या फाइंड आउट करना है? कैलकुलेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F पॉसिबल। ठीक है, पॉसिबल सो दैट बोथ द ब्लॉक मूव टुगेदर। ठीक है, कितना इसकी मैक्सिमम वैल्यू लूं जिससे कि ये, है ना, एक साथ मूव करे। ओके, आगे मेरी बात समझ में? ठीक है, तो कैसे करें भाई, इसको कैसे सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें इसको? अब बच्चे अगर मैं ये बोल रहा हूं कि दोनों को एक साथ मूव करना चाहिए तो ध्यान से सोचो, तो क्या सबसे पहला चीज जो दिमाग में आएगा कि दोनों का एक्सेलरेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा, कॉमन एक्सेलरेशन होगा। एक चीज तो आपको समझ में आ गया बेटा कि दोनों का क्या होगा, है ना, एक साथ मूव कर रहा है तो एंटायर सिस्टम विल एक्ट एज अ सिंगल बॉडी। ठीक है, और इस सिंगल बॉडी का एक सिंगल एक्सेलरेशन होगा, मान लो a। आगे मेरी बात समझ में? तो इस पूरे सिस्टम को अगर देखूं तो इस पर क्या फोर्स लग रहा है, F लग रहा है ओनली, और यहां पर कोई फ्रिक्शन है नहीं, तो टोटल कंप्लीट में एक ही फोर्स लग रहा है F। तो इसका जो टोटल एक्सेलरेशन है वो क्या होगा बेटा, एक्सेलरेशन क्या होता है, टोटल फोर्स दैट इज F और टोटल मास दैट इज m प्लस स्मॉल m। तो यहां से हमें इसका एक्सेलरेशन पता चल गया कितना, F अपॉन m प्लस स्मॉल m। ओके, एक कहानी समझ में आ गई अपने को। अब दूसरी चीज आप सोचो, आप एकदम प्रैक्टिकली सोचो बेटा कि अगर मैं एक ये बॉडी ब्लॉक है और उसको इस तरीके से खींच रहा हूं तो ये ब्लॉक क्या चाहेगा, ये ब्लॉक इधर पीछे जाना चाहेगा। सिंपल सी बात है ना, इसको मैं इधर खींचूंगा, किसी भी चीज पर कोई सामान रख लो और उस नीचे वाले सामान को पीछे खींचो तो जो उस पर रखी चीज है वो किधर जाएगा, पीछे की ओर जाएगा, है कि नहीं, पीछे गिर जाएगा, ये आगे निकल जाएगा, ये पीछे चला जाएगा। तो इसकी टेंडेंसी है पीछे जाने की। इसकी टेंडेंसी अगर पीछे जाने की है तो बताओ इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, है ना, इस तरफ, तो इस पर फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा। ओके, और इसके रिएक्शन के तौर पर इसके इस ब्लॉक पर रिएक्शन होगा अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि एक्शन रिएक्शन क्या होता है बेटा, हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो इस पर इस तरफ लगा तो इस पर क्या होगा, इस तरफ लगेगा। क्लियर है? तो जो ऊपर वाली ब्लॉक है, छोटी ब्लॉक है स्मॉल m, उस पे क्या हो रहा है, उस पे क्या हो रहा है, इस तरफ लग रहा है स्मॉल f, है ना, और इसका मास कितना है, m है, और यही एक फोर्स लग रहा है ना, और कोई नहीं लग रहा है, और इसका एक्सेलरेशन कितना है, a। ओके, इसका एक्सेलरेशन कितना है, a। तो आप सोचो बेटा, है ना, अब इस पर तो फ्रिक्शन ही वो फोर्स है जो इसको चला रहा है। तो फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो m इनटू a हो गया, m, और एक्सेलरेशन देखो कितना है, f अपॉन m प्लस स्मॉल m। ठीक है, तो कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, m इंटू एफ अपॉन m प्लस m। इतना फ्रिक्शन उन दोनों ब्लॉक्स के बीच में लग रहा है। ठीक है, उन दोनों ब्लॉक्स के बीच में इतना फ्रिक्शन लग रहा है।
अब आप मुझे बताओ कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स आया है ना बेटे, ये जो फ्रिक्शन फोर्स आया है वो स्टैटिक है कि काइनेटिक है? ऑब्वियसली स्टैटिक है, बिकॉज ये और ये एक साथ मूव करे, मतलब दिस ब्लॉक इज एट रेस्ट ऑन दिस ब्लॉक, है ना, ऐसा ही लगेगा ना आपको, ठीक है, ये इसके ऊपर रेस्ट कर रहा है, तो ये जो फ्रिक्शन का नेचर है वो कैसा है, स्टैटिक है। और बच्चे आपको अच्छे से पता है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ना बेटे, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो 0 से लेकर के मैक्सिमम तक वेरी करता है। मतलब जो फ्रिक्शन है वो हमेशा या तो लेस देन होगा, या तो, है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है, लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू नॉर्मल होता है कि नहीं, म्यू एस इंटू नॉर्मल। स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू नॉर्मल। तो देखो इसका नीचे क्या लगेगा बेटा, mg लगेगा, और ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा। तो नॉर्मल किसके बराबर हुआ, mg के बराबर। देयरफॉर m इंटू एफ अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, म्यू एस इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल कितना है, m इंटू जी। दिस m गेट्स कैंसल, देयरफॉर f शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू m प्लस m इंटू जी। ठीक है, तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा बेटा ताकि दोनों एक साथ मूव करे, इतना अगर फोर्स लगाओगे आप, F लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू एम प्लस एम इंटू जी, इतने तक में आपका जो ब्लॉक है वो क्या होगा, एक साथ मूव करेगा। ओके, वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। ओके, फर्स्ट पार्ट इज क्लियर। सेकेंड पार्ट देखते हैं बच्चे क्या कहता है। ये बोलते हैं फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स इफ F इज ग्रेटर देन दी दैट फाउंड इन पार्ट ए। ठीक है, पार्ट ए में जो फोर्स मिला है उससे अगर ज्यादा हो जाए, ठीक है, पार्ट बी, इफ F is greater than that found in part A, find acceleration of each block। ठीक है, अब बेटे आप सोचो, बोला कि इतने फोर्स तक में F लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू एम प्लस एम इंटू जी, तो इसमें मैक्सिमम क्या होगा, या तो इससे छोटा है या तो बराबर है। छोटा या बराबर में से बड़ा कौन हुआ, बराबर वाला बड़ा हुआ, बराबर या उससे छोटा, तो कौन सा मैक्सिमम हुआ, बराबर वाला। तो जो यहां पर आपने फर्स्ट केस में मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना होगा, इक्वल टू, है ना, बराबर वाला जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, ये वाला। ठीक है, म्यू एस इंटू एम प्लस एम इंटू जी। ओके, क्लियर है मेरी बात। अब सोचो बेटे, F इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एम प्लस एम इंटू जी, ये फोर्स से अगर मैं ज्यादा लगा दिया, है ना, इस फोर्स से ज्यादा लगा दिया, तो अब दोनों एक साथ मूव नहीं करेंगे, है ना, कर पाएंगे क्या, अब दोनों एक साथ मूव नहीं करेंगे। मैंने इसको कुछ ज्यादा ही फोर्स लगा दिया, तो अब ये पक्का, है ना, स्लाइड करेगा। ठीक है, स्लाइड करने की टेंडेंसी आ जाएगी। ठीक है, अब उनके बीच में, दोनों ब्लॉक्स के बीच में मोशन चालू हो जाएगा। ठीक है, दोनों ब्लॉक्स के बीच में मोशन चालू हो जाएगा। ठीक, अब देखो मोशन चालू होगा तो भाई एक्सेलरेशन भी होगा। तो चलो देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो ये जो ब्लॉक था M, ठीक है, अब इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा, वो कैसा फ्रिक्शन लगेगा बेटा, तो चूंकि अब ये मोशन में आ चुका है, तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में आप जानते हो कि वो क्या होता है, उसमें कोई वेरिएशन होता नहीं, वो एक कांस्टेंट है, कितना बेटा, म्यू के इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल कितना है बेटा, mg। तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, म्यू के इंटू mg। तो ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है उस पर यही इकलौता फोर्स लग रहा है बेटा, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, है ना, एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल ब्लॉक मास, है ना, तो वो हो जाएगा बेटा फ्रिक्शन अपॉन मास, दैट इज म्यू के mg अपॉन m और m कैंसिल हो गया बेटा, तो एक्सेलरेशन ऑफ छोटा वाला ब्लॉक जो है वो हो गया म्यू के इंटू जी। सिमिलरली अब बड़े वाले ब्लॉक का एफडी बनाओ। बड़े वाले ब्लॉक पर क्या हो रहा है, इधर लग रहा है f और इधर लग रहा है क्या, स्मॉल f। तो ये तो इसका रिएक्शन है, तो क्या होगा, म्यू के इंटू जी, है ना, सॉरी, म्यू के इंटू स्मॉल m इंटू जी। ठीक है, म्यू के इंटू स्मॉल m इंटू जी, ये इस पर फ्रिक्शन हो जाएगा, म्यू के एम जी, सॉरी इसका अपोजिट में होगा ना, इस पर नीचे वाले ब्लॉक पर अपोजिट में, है ना, तो म्यू के इंटू एम इंटू जी। ठीक है, और इसका मास कितना है, कैपिटल M। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ बड़ा ब्लॉक, तो
फोर्स अपॉन नेट फोर्स निकाल लोगे, F माइनस म्यू के एम जी अपॉन टोटल मास कितना है m, ये इस वाले का एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो आपको क्लियर दिख रहा है बेटा दोनों का एक्सेलरेशन दिस टाइम क्या है, डिफरेंट है ना, अलग अलग हमें एक्सेलरेशन आ रहा है। ओके गॉट दिस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, थोड़ा सा सिचुएशन में चेंज है बस। अगेन कैपिटल एम है, स्मॉल एम है, फर्क बस इतना है इस बार हमने ऊपर वाले पर फोर्स लगाया, ठीक है। इस बार हमने क्या किया है, ऊपर वाले पर फोर्स लगाया, बाकी सारी सिचुएशन सेम ही है ना। ये वाला क्या है, स्मूथ है, दिस इज स्मूथ, इसके बीच में फ्रिक्शन है, स्टैटिक म्यू एस और काइनेटिक म्यू के है। और आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम पैसेबल वैल्यू ऑफ एफ सो दैट द सिस्टम मूव्स टुगेदर। पहला पार्ट भी क्वेश्चन का सेम है, एफ मैक्स, ठीक है, सो दैट सिस्टम मूव टुगेदर, सिस्टम मूव टुगेदर, ठीक है। तो चलो इस बार देखते हैं क्या होता है। तो अगेन बेटा चूंकि बोल दिया है कि सिस्टम टुगेदर मूव कर रहा है, मतलब एक साथ मूव कर रहा है, तो ये एक सिंगल बॉडी की तरह, सिंगल सिस्टम की तरह काम करेगा, सिंगल बॉडी की तरह काम करेगा। तो इस पर इकलौता फोर्स एफ लग रहा है बेटा, क्योंकि यहाँ पर कोई फ्रिक्शन है नहीं, ये सरफेस स्मूथ है, तो इस पर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बेटा, तो देयरफॉर एक्सेलरेशन अगेन सेम होगा बेटा, एफ अपॉन m प्लस स्मॉल m, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम एक साथ एक एक्सेलरेशन के साथ आगे बढ़ेगा पहले केस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बच्चे क्या होगा, जो छोटी वाली ब्लॉक है उसका हम लोग देखते हैं कि क्या क्या होने वाला है। तो जब बच्चे मैं इसको खींचूंगा तो ये इसकी टेंडेंसी इस तरफ जाने की होगी, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, अपोजिट में, ठीक है। तो इस पर जब हमने F लगाया तो इसकी टेंडेंसी इधर अपोज करने की होगी, यानी फ्रिक्शन इस तरफ लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हो गया बेटा, F इधर लगा और फ्रिक्शन अपोजिट में लगा, क्लियर है, ओके। और ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है, बड़ा वाला ब्लॉक कैपिटल M, उस पर क्या होगा बेटा, इस फ्रिक्शन के रिएक्शन के तौर पर इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, इस तरफ लगेगा, है ना, इस पर फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा। और इस पर कोई फोर्स है नहीं, क्योंकि यहाँ स्मूथ है, इधर कोई फ्रिक्शन लगेगा नहीं, ओके। आगे मेरी कहानी समझ में। तो इस ब्लॉक को भी क्या होना है, एक एक्सेलरेशन के साथ इधर जाना है, इस ब्लॉक को भी एक एक्सेलरेशन के साथ इधर जाना है। तो देखो इसको एनालाइज करना आसान है, क्योंकि इस पर इकलौता फोर्स है। तो देखो बेटा यही फोर्स नेट फोर्स हो जाएगा, और नेट फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, सो m इनटू a, m और a देखो आपके पास कितना है, f अपॉन m प्लस स्मॉल m। अब जैसा कि पता है आपको ये वाला फ्रिक्शन क्या है बेटा, स्टैटिक है, बिकॉज ये इसके ऊपर क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है ना, सिस्टम एक साथ मूव कर रहा है। ऊपर वाला ब्लॉक ऊपर नीचे वाले ब्लॉक पर कैसा नजर आएगा, रेस्ट में नजर आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन है। और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, हमेशा लेस देन इक्वल टू क्या होता है, म्यू एस इंटू नॉर्मल, म्यू एस इंटू नॉर्मल यानी म्यू एस इंटू एम जी, है ना बेटे, नीचे लगेगा एम जी, ऊपर लगेगा नॉर्मल, तो नॉर्मल इक्वल टू क्या हो गया, एम इंटू जी, ठीक है। सो आपके पास जो फ्रिक्शन आया है वो है एम इंटू एफ अपॉन एम प्लस एम, और होना चाहिए ये म्यू एस इंटू एम जी के, देयरफॉर एफ इक्वल टू क्या हो गया, सॉरी एफ लेस देन इक्वल टू हो गया, ये इधर चला जाएगा, म्यू एस एम जी एम प्लस एम अपॉन कैपिटल एम, दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स, सॉरी एफ जो अप्लाई किया है आपने। तो लेस देन इक्वल टू है बेटा, तो इसमें मैक्सिमम कौन सा हुआ, तो एफ मैक्स हुआ इक्वल टू वाला, तो म्यू एस इंटू एम जू कैपिटल M प्लस स्मॉल m अपॉन कैपिटल, ठीक है। तो ये आ गया, देखो इतना मैक्सिमम फोर्स आप लगा सकते हो जिससे कि ये सिस्टम एक साथ मूव करे, ठीक है। इससे ज्यादा फोर्स लगाएंगे तब ये एक साथ मूव नहीं करेगा, है ना बच्चे, तब ये एक साथ मूव नहीं करेगा, यानी उसके बीच में रिलेटिव मोशन आ जाएगा, दोनों ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन आ जाएगा। अभी दोनों ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं था, नाउ देयर विल बी रिलेटिव मोशन अगर हम इससे ज्यादा फोर्स लगा दें। तो सेकेंड पार्ट क्या कहता है देखते हैं। सेकेंड पार्ट इसका भी सेम चीज कह रहा है बेटे कि
if there is relative sliding between capital M and small m, then calculate acceleration of capital M and small m. Second part, if there is relative sliding between capital M and small m, then find acceleration of each block. दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताओ. तो दिस टाइम व्हाट विल हैपन, ये जो स्मॉल m है इस पर जो हमने F लगाया, अब बेटे चूंकि रिलेटिव मोशन चालू हो गया तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक. तो दिस साइड Fk, और Fk क्या होता है बेटा, म्यू के इंटू नॉर्मल कितना है mg. ठीक है, तो ये हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम. इसका एक्सेलरेशन मान लो am बोला, तो देयरफॉर am बराबर बताओ बेटा F माइनस म्यू के mg अपॉन मास. ये हो गया इस ब्लॉक का. सिमिलरली सेकेंड वाले ब्लॉक का कैपिटल M, इसका रिएक्शन होगा इधर F कितना, म्यू के इंटू m इंटू जी, इकलौता फोर्स. तो इसका एक्सेलरेशन ऑफ मास, ग्रेटर मास, कैपिटल मास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, म्यू के mg अपॉन कैपिटल M. सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेकेंड ब्लॉक. तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है. आप प्रैक्टिस करेंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा. ओके, सो वी डिड दिस. चलो आगे बढ़ते हैं. तो इस तरीके हमने काफी पर्याप्त एग्जांपल्स कर लिए बेटे. अब हम अलग टाइप का, अलग वैरायटी की चीजें देखते हैं. ठीक है, अब समझो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, दो ब्लॉक्स लिए और उन दोनों ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन लग रहा था, और ब्लॉक और सरफेस के बीच में हमने फ्रिक्शन अभी नहीं लिया था, मतलब स्मूथ ले रहे थे. लेकिन ऐसा भी तो संभव है कि सरफेस भी क्या हो, रफ हो. सरफेस भी रफ हो जाएगा तो वहां भी एक फ्रिक्शन लगेगा, प्लस ब्लॉक्स के बीच में तो फ्रिक्शन लग ही रहा था. तो क्या हो रहा है, मल्टीपल फ्रिक्शंस लग रहे हैं, है ना, कई सारे फ्रिक्शंस लग रहे हैं. तो ऐसी चीजें आएंगी तो हम उसको कैसे टैकल करेंगे, वैसे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, उस चीज को समझते हैं. ओके बच्चों, लेट्स ट्राई इट. तो नया टॉपिक, फ्रिक्शन एट मल्टीपल सरफेसेस. ठीक है, तो अभी जो केस लिया करते थे सिंपल, बस हमने एक चेंज करा कि अब जो नीचे वाले ब्लॉक हैं उसको भी हमने ये कर दिया, रफ कर दिया, मतलब यहां भी अब फ्रिक्शन लग रहा है. ठीक है, तो मान लो बेटा दिस इज M1, दिस इज M2. ठीक है, और मान लो हमने इसके ऊपर यहां पर फोर्स लगाया. ठीक है, ऐसा मान लो हमने फोर्स लगाया, और इसके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, μ2, और इसके बीच में क्या है बेटा, सपोज μ1. ओके, तो देखो क्या क्या हो सकता है. सबसे पहले ये समझो आप, M2 ब्लॉक पर देखो क्या होगा, जब आप इस पर फोर्स लगाओगे तो इसकी टेंडेंसी किधर होगी सर, इधर जाने की. तो बताओ इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, इस तरफ लगेगा. इस फ्रिक्शन को नाम दे देता हूं मैं F2. तो बेटा इसके रिएक्शन के तौर पर इस पर लगेगा, फिर इस डायरेक्शन में F2. ठीक है, तो जब इस पर F2 लगेगा तो ये क्या चाहेगा बेटा, ये भी इधर जाना चाहेगा. अब जब ये इधर जाना चाहेगा तो यहां ये वाला सरफेस इसको अपोज करेगा इस तरफ, और फ्रिक्शन लगाएगा F1. तो देखो हमने सारे फोर्सेस दिखाए, और क्या क्या होंगे बेटा, ये इधर लगाएगा क्या, M2G, और इधर मान लो एक नॉर्मल लग रहा है N2. फिर इधर क्या होगा बेटा, इधर क्या होगा M1G, और ये एक नॉर्मल लगाएगा इस पर, मान लो इसको मैंने क्या बोला N1. साथ में क्या होगा बेटा, इस ब्लॉक ने इसके ऊपर N2 लगाया था, तो ये ब्लॉक इसके ऊपर क्या लगाएगा N2 लगाएगा. ठीक है, रिएक्शन के तौर पर. तो क्या क्या हो रहा है, मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूं. M2 के लिए देखो, इधर हो गया F, इधर हो गया F2, इधर हो गया N2, और इधर हो गया M2G. ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2. सिमिलरली M1 का बनाऊं
तो क्या होगा बेटा, इधर होगा M1G, इधर होगा इसके रिएक्शन के तौर पर N2 और इसका नॉर्मल N1, इधर क्या लग रहा है F2 और इधर क्या लग रहा है F1। तो देखो इतने सारे फोर्सेस लग रहे हैं, है ना बच्चे, इतने सारे फोर्सेस लग रहे हैं। अब अपने को देखना है कि क्या क्या संभावनाएं हैं। अब देखो बेटा, पहला चीज जो हो सकता है, पहला चीज जो हो सकता है, मान लो ये जो F है, ठीक है, और ये क्या है F2 है, फ्रिक्शन 2, इसका मान लो लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये सब मैंने क्या लिया है, लिमिटिंग फ्रिक्शन लिया है सपोज, ठीक है, FL2 लिमिटिंग फ्रिक्शन 2, और ये भी क्या है FL1, यानी यहां पर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा 1। तो अगर F जो है वो F इज लेस देन FL2, ये वाला फोर्स अगर इस फोर्स से कम हो जाए तो क्या होगा सोचो, ये तो इसके ऊपर मूव ही नहीं कर पाएगा, है ना, ये इसके ऊपर मूव ही नहीं कर पाएगा। कर पाएगा क्या, क्योंकि ये कितने से अपोज कर रहा है, FL2 से अपोज कर रहा है, और मैं उतना भी फोर्स नहीं लगाऊंगा तो ये मूव करेगा क्या। आ गई मेरी बात समझ में, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपका जो M2 है वो चलेगा ही नहीं, M2 क्या रह जाएगा बेटा, रेस्ट में रह जाएगा, है कि नहीं, मेरी बात समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, ओके। बहुत अच्छे से दिख रहा है ये चीज, है ना बेटे, कि अगर मैं इस फोर्स को इससे कम लगाऊंगा तो ये कैसे मूव करेगा, नहीं मूव करेगा। तो कंडीशन 1 क्या, एक चीज जो हमें समझ में आती है कि अगर F इससे छोटा हो जाए देन M2 रिमेन्स एट रेस्ट, वो क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। एक कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं, ठीक है। और क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, और क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। सेकेंड चीज देखो कि यहां पर इसमें भी अगर ये, इसको हमने क्या माना है FL2, अगर FL2, ये FL2 इस तरफ ड्राइव कर रहा है और FL1 इस तरफ क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो अगर FL2 छोटा हो जाए FL1 से तो ये चलेगा क्या, FL2 अगर छोटा हो जाए तो ये चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो सेकेंड टर्म जो है, सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म है कि अगर FL2, है ना बेटे, FL2 लेस देन हो गया FL1 से, तो क्या होगा, तो फिर देन M1 विल रिमेन एट रेस्ट, M1 क्या होगा, रेस्ट में होगा, रिमेन एट रेस्ट, तब ये नहीं चल पाएगा। FL2 इज लेस देन FL1, तो ये नहीं चल पाएगा। तीसरा टर्म, अब ये दो बातें तो हमने कर ली। अब सोचो कि अगर F जो है वो FL2 से बड़ा हो गया, ठीक है, F अगर FL2 से बड़ा हो गया तो फिर क्या होगा भाई, ये स्लाइड करेगा, है ना, ये स्लाइड करेगा। सिमिलरली यहां पर FL2 अगर बड़ा हो गया FL1 से तो ये क्या होगा, मूव करेगा, है ना। तो FL2 ग्रेटर देन FL1 हो गया, ठीक है, तो ये इस तरफ मूव करेगा। देन M1 मूव्स, और ये M1 किस तरफ जाएगा बेटा, क्योंकि ये बड़ा है ना, तो ये इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो M1 मूव्स इन डायरेक्शन ऑफ FL2, है ना, FL2 के डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। थर्ड बातें आपको समझ में आ गई, ओके। थर्ड चीज आपको समझ में आ गया कि अगर FL2 बड़ा हो गया तो ये आगे चल जाएगा। क्लियर है मेरी बात। अब बेटे अगर आप इसको एक साथ सोचो, पूरे को एक साथ सोचो, दोनों तो ज्वाइंट में है ना, दोनों ज्वाइंट में है, अगर दोनों ज्वाइंट में है तो फिर आप देखोगे कि ये वाला और ये वाला क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओवरऑल जो इस सिस्टम पर फोर्स लगेगा वो F इधर है और FL1 इधर है, ओवरऑल यही है ना, इस तरफ F लग रहा है और इस तरफ FL1 लग रहा है अपोजिट में। अगर इन दोनों में कंपेयर करोगे, अगर F जो है वो FL1 से छोटा हो जाए, ठीक है, अगर F FL1 से छोटा हो जाए तो क्या होगा, फिर तो चलेगा ही नहीं,
नहीं चलेगा ना बेटा, नहीं चल पाएगा। तो फोर्थ कंडीशन इफ f इज लेस देन FL1, है ना, ये अगर इससे कम हो गया तो फिर ये पूरा का पूरा सिस्टम रेस्ट में रहेगा। इफ f इज लेस देन FL1, टोटल सिस्टम इज एट रेस्ट। ओके, और फिफ्थ पॉइंट, अगर f ग्रेटर देन FL1 हो गया, इफ f ग्रेटर देन FL1 हो गया तो क्या होगा बेटा, दोनों सिस्टम एक साथ चले, मतलब इंटायर टोटल सिस्टम एक साथ चलेंगे। ठीक है, बोथ ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। ठीक है, बोथ ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर इफ f इज ग्रेटर देन FL1। ठीक है, इफ f इज ग्रेटर देन FL1, पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो एक कॉमन एक्सेलरेशन के साथ, है ना, बोथ ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, और एक साथ मूव करेंगे तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, सेम हो जाएगा। आगे मेरी बात समझ में। तो देखो ये सारे सिचुएशंस, केसेस बन रहे हैं। ओके, चलो इसके ऊपर एक आधे एग्जांपल ले लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, चलो सी दिस एग्जांपल। क्या कह रहा है बेटे कि दो ब्लॉक है, एक 4 kg का है नीचे वाला, और एक ऊपर वाला है 2 kg का। ठीक है, और क्या बोला जा रहा है कि एक F फोर्स यहां लगाया जाता है, यहां पर एक फोर्स लगाया जाता है F, और यहां पर इनके बीच का फ्रिक्शन है 0.2, और यहां पर फ्रिक्शन है 0.1। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, पार्ट ए, व्हाट मिनिमम फोर्स F, व्हाट मिनिमम फोर्स F will make any part, ठीक है, will make any part or whole system move। कम से कम कितना फोर्स लगाऊं कि कोई एक ब्लॉक या पूरे ब्लॉक्स मूव करने लगे। ठीक है, ये पहला पार्ट। तो चलो समझते हैं सबसे पहले क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल f की वैल्यू तो नहीं गिवन है ना, f की वैल्यू गिवन है, हाँ नहीं गिवन। ठीक है, तो चलो, तो f अननोन है हमारे लिए, और बोलता है हाँ f ही तो निकालना है, सॉरी। ठीक है, तो चलो, जो छोटी वाली ब्लॉक है 2 kg, उस पर जब आप इधर से F लगाओगे तो ये ब्लॉक किधर जाना चाहेगा बच्चे, तो ऑब्वियसली इस तरफ जाना चाहेगा। इस तरफ जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन अपोजिट में लगेगा, है ना, क्या लगेगा, फ्रिक्शन अपोजिट में लगेगा। इसको मान लो मैं क्या कह देता हूं, F2, कौन सा वाला, लिमिटिंग वाला। ठीक है, तो क्या ये आप इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल सकते हो, यस ऑब्वियसली आप निकाल सकते हो। कितना हो जाएगा बेटा, इधर 2g, इधर क्या हो जाएगा, नॉर्मल। तो फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू नॉर्मल, म्यू इज 0.2, नॉर्मल इज 2g, g कितना 10, ये गया बेटा, तो दिस इज 4 न्यूटन। ठीक है, तो इधर से आप F लगा रहे हो, इधर से आपका अपोज हो रहा है 4 न्यूटन, तो कम से कम आपको F इक्वल्स टू 4 न्यूटन तो लगाना पड़ेगा अगर आप 2 kg ब्लॉक को मूव करना चाहते हो। तो 2 kg ब्लॉक को मूव करने के लिए F मिनिमम कितना होना चाहिए बेटा, F मिनिमम कम से कम 4 न्यूटन तो होना ही चाहिए। ठीक है, ओके। अच्छा, सेकेंड ब्लॉक देखो, 4 kg वाला, 4 kg। ओके, अगर आपने इधर इस पर FL2 इधर लगा तो इस पर क्या होगा बेटा, रिएक्शन के तौर पर FL2 इधर लगेगा। ये वाला क्या चाहेगा, इस ब्लॉक को इधर ले जाने के लिए, तो ग्राउंड इसके ऊपर कैसा लगाएगा, इस तरफ लगाएगा, FL1। ठीक है, तो FL2 आपका देखो कितना लगा है, 4 न्यूटन लगा है। FL1 कैसे निकालोगे, तो FL1 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, है ना, इसका नॉर्मल निकालना पड़ेगा। इसका नॉर्मल कैसे निकालोगे, तो इसका वेट लगेगा नीचे 4g, इसके ऊपर नॉर्मल लगेगा,
और इसके रिएक्शन के तौर पर एक और नॉर्मल लगेगा। इसका नॉर्मल कितना था 2g, तो ये 2g लग जाएगा। तो यहाँ इसका नॉर्मल कितना हो जाएगा 2g प्लस 4g 6g, है ना, 2g प्लस 4g 6g। तो FL1 कितना हो जाएगा, यहाँ का आपका 0.1 है, 0.1 इंटू नॉर्मल 6 इंटू जी 10, तो ये देखो कितना हो जा रहा है बेटा 6 न्यूटन। तो देखो ये जो इसका ड्राइविंग फोर्स है वो ओनली 4 न्यूटन है, और जो ग्राउंड उस पर फ्रिक्शन लगा रहा है वो कितना है 6 न्यूटन। तो ये कौन से केस में आ गया बेटा, जब FL2 लेस देन ये है। तो बताओ ये चलेगा क्या, ये सरफेस, ये बॉडी मूव करेगा क्या, दिस बॉडी विल नॉट मूव, ठीक है। तो जो ग्राउंड वाला बॉडी है वो मूव ही नहीं करेगा, ठीक है। तो कम से कम अगर मैं 4 न्यूटन लगाया ना, 4 न्यूटन अगर मैंने लगाया तो ये ब्लॉक तो मूव करेगा, बट दिस ब्लॉक विल नॉट मूव, है ना। 4 न्यूटन चला पाएगा क्या, क्योंकि इसको अपोजिशन कितने का मिल रहा है 6 न्यूटन का मिल रहा है, ठीक है। तो ये ब्लॉक नहीं चलेगा, ये ब्लॉक चलेगा कितने से 4 न्यूटन से, 4 न्यूटन कम से कम लगाना पड़ेगा। तो ये हमें समझ में आ गया कि कम से कम कितना फोर्स लगाऊं कि एक बॉडी या पूरा सिस्टम चलने लगे। तो ये आ गया। अब आगे बोलता है बेटा सेकेंड पार्ट बोल रहे हैं क्वेश्चन का कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 2 ब्लॉक्स एंड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन एट द 2 सरफेसेस इफ F इक्वल्स टू 6 न्यूटन। दिस टाइम आपको बोल दिया कि F बराबर क्या है 6 न्यूटन। इफ F इक्वल्स टू 6 न्यूटन, फाइंड acceleration of each block and friction at the 2 surfaces, ठीक है बेटे, at the 2 surfaces। ये चीजें हमें निकालनी। सी दिस। तो अब क्या हो गया भाई, अब आपको यहां पर स्पेसिफाई कर दिया गया कि ये कितना है 6 न्यूटन है। बहुत अच्छी बात है ना। अब ये आपको स्पेसिफाई कर दिया गया कि ये 6 न्यूटन है। ओके, तो बेटे क्या हो जाएगा, ये देखो 2 kg, इधर से आपने 6 न्यूटन लगाया, तो इधर से आपका फोर्स कितने से हुआ 4 न्यूटन से। तो ये चलेगा कि नहीं, ऑब्वियसली चलेगा। तो A बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 2 अपॉन 2, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन पता चल गया। और इस वाले पर क्या होगा बेटा, इस वाले पर इसके अपोजिट में क्या लगेगा बेटा 4 न्यूटन, है ना। और फ्रिक्शन क्या लग रहा है 6 न्यूटन। अभी भी आप क्या देख रहे हो बेटा, अभी भी आप क्या देख रहे हो कि ये जो है इसको मूव ही नहीं कर पाएगा क्या, ये इसको मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये 4 ही न्यूटन है। क्या अपोज कितने से कर रहा है 6 न्यूटन। आ गई मेरी बात समझ में, क्लियर है। तो बेटे ये वाला नहीं मूव करेगा, यानी इसका एक्सेलरेशन क्या होगा 0। 4 kg वाले का क्या होगा 0 और 2 kg वाले का क्या होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो फ्रिक्शन कहाँ क्या लगेगा, तो इनके बीच में फ्रिक्शन कितना लग रहा है बेटे, इनके बीच में फ्रिक्शन लग रहा है 4 न्यूटन, ठीक है। इसके बीच में क्या लग रहा है 4 न्यूटन। और ग्राउंड और इसके बीच में, तो ग्राउंड और इसके बीच में आप बोलोगे 6 न्यूटन, नहीं 6 न्यूटन गलत है बेटा, है ना, क्योंकि ये मैक्सिमम है। मैक्सिमम लगाएगा क्या, नहीं मैक्सिमम नहीं लगता है, जितना ड्राइविंग होता है उतना ही होगा। तो इसके बीच में भी क्या लगेगा बेटा 4 न्यूटन, ठीक है। ग्राउंड और इसके बीच में भी 4 न्यूटन और उसके बीच में भी 4 न्यूटन। लेट्स सी द आंसर। करेक्ट। ओके, क्लियर है मेरी बात, अच्छे से समझ में आ रहा है आपको। चलो एक आध और लिया जाए, एक और लेते हैं बच्चे। लास्ट एग्जांपल, सी दिस टाइम आपको क्या बोला गया है, एक 3 kg का ब्लॉक है 3 kg और एक 2 kg का ब्लॉक है। ओके, इधर इस पर 10 न्यूटन लगाया जा रहा है और इस पर 5 न्यूटन लगाया जा रहा है। ओके, यहां पर फ्रिक्शन है 0.2 और यहां पर फ्रिक्शन है 0.1, ठीक है। बोला जा रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द 2 ब्लॉक्स। पहला पार्ट एक्सेलरेशन ऑफ 2 ब्लॉक्स, ठीक है। और सेकेंड पार्ट बोला जा रहा है फ्रिक्शन बिटवीन दी सरफेसेस, फ्रिक्शन बिटवीन दी सरफेसेस।
उन सब के बीच में फ्रिक्शंस क्या लग रहे हैं, ठीक है। ये दो चीजें अपने को निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चेक करें कि यहां पर फ्रिक्शन कितना लगेगा, ठीक है बेटा। तो अगर मैं इस पूरे को होल सिस्टम मानूं तो 3 2 5 इधर लगेगा क्या बेटा 5G। तो ओवरऑल नॉर्मल क्या होगा बेटा n बराबर 5G। तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा है, फ्रिक्शन क्या हो जाएगा बेटे, तो फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू 1 कितना है 0.1 इंटू नॉर्मल क्या है 5 इंटू 10, ठीक है। ये गया तो 5 न्यूटन, ठीक है बेटा। तो आप क्या देख रहे हो कि ओवरऑल इस सिस्टम का अगर मैं देखूं तो टोटल मास हो रहा है 5 kg, टोटल फोर्स जो मैं इधर से लगा रहा हूं 10 + 5 15 न्यूटन, और अपोजिशन जो फ्रिक्शन के रूप में हो रहा है वो कितना है 5 न्यूटन। तो ये कौन सा वाला केस हो गया बेटा, ये वो केस हो गया जिसमें F FL1 से बड़ा होता था, F FL1 से बड़ा होता था। तो इस कंडीशन में क्या पढ़ा था हमने कि बोथ द बॉडी विल मूव टुगेदर, है ना। इस केस में पूरे के पूरे सिस्टम क्या होंगे एक साथ मूव करेंगे, ठीक है। तो देखो कितना एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा बेटा 15 - 5 10 बटा 5, तो ये हो गया बेटा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द होल सिस्टम विल मूव विथ अ सिमिलर एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कहानी समझ में आ गई, ठीक है भाई। अब आओ इसके ऊपर, ठीक है। तो इसके पास क्या हो रहा है, देखो ये 2 kg इसको जाना है a बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, इधर से मैंने 5 लगाया, अपोजिट में फ्रिक्शन लगा, तो बना लो बेटा 5 - F = 2 × a यानी 2 to 2, तो F = क्या आ रहा है देखो 1 न्यूटन, ठीक है। कितना आ रहा है 1 न्यूटन। तो फ्रिक्शन जो ऊपर वाले दो ब्लॉक्स हैं उसके बीच में कितना लग रहा है 1 न्यूटन लग रहा है, और नीचे वाले ब्लॉक का तो आप ऑलरेडी देख लिए हो 5 न्यूटन, है ना बेटा। तो सारे फ्रिक्शंस हमने निकाल लिए, एक्सेलरेशन दोनों का एक ही है, तो देखो ये वाला भी हो गया। ओके, आ रही मेरी कहानी समझ में आपको। तो बच्चे इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स आपको डीसी पांडे में भी मिल जाएंगे, आप उसको सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा। ओके, प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाएगा, तो प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं रखेंगे, है ना, प्रॉमिस। ओके, बाय बाय।